तक हम लोग मिक्स प्रश्न पढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे भौतिक विज्ञान से प्रश्न पढ़ेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मोर अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका कि आज ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए देखिए, पहला प्रश्न आज का है और ये 201 नंबर का है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो कार्बन 12 होता है। क्या होता है? कार्बन 12। अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त होना चाहिए? यहाँ पे गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। तो किसे मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। किसको? इथाइल मरकेप्टेन को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट, बहुत गलती हो गई है, थकावट क्यों होती है? तो क्यों होती है? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण क्या हो जाता है? परिश्रम करने के बाद थकावट आ जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में टेटनस का कारण क्या होता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है? टिटनस हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो कौन ग्रह है? वो मंगल ग्रह है। जितना समय पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है उतने समय में मंगल भी पूरा करता है। चलिए आगे चलते हैं। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से वैज्ञानिक संबंधित है। कौन वैज्ञानिक संबंधित है? तो गेगर जॉन मेंडल, यानी कि मेंडल संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को सीमन माना जाता है? तो किस विटामिन को माना जाता है? तो विटामिन डी को माना जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रणाली के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो किस में होता है? तो केचुआ के प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है लोहे में जंग को रोकने के लिए। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातु क्या है? तो पारा है। पारा को क्या कहते हैं? क्रिक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिक सिल्वर। चलिए आगे चलते हैं। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। क्या होता है? हरा रंग हरे रंग की किरणें दिखती हैं। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में और क्या करने के लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में होता है और न्यूट्रॉनों की गति को धीमी करने के लिए, मतलब न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन है? तो ये है विटामिन ए। कौन विटामिन है? विटामिन ए। नेक्स्ट है कि बारूद किस किस का मिश्रण होता है? यानी बारूद में क्या क्या मिला होता है? तो नाइटर होता है, सल्फर होता है और क्या था? चारकोल होता है। ये क्या किस में मिले होते हैं? बारूद में मिले होते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए मंत्र वाहित प्रमुख रोग है
तो कौन कौन रोग है? डेंगू है, मलेरिया है और फाइलेरियासिस है। कौन कौन है? डेंगू, मलेरिया और फाइलेरियासिस। किससे होता है? तो मंत्र वाहित होता है। मंत्रवाहित प्रमुख रोग हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधता पूर्ण है तो कौन है? तो बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद यानी कम दृष्टि हो जाती है? तो किसके कारण हो जाती है? तो विटामिन ए की हीनता यानी विटामिन ए की कमी के कारण। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है या कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गाढ़ा नीला प्रदान करता है। इसके कारण क्या हो जाता है? कांच गाढ़ा नीला दिखने लगता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उतारक का प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेज का किया जाता है। किसका? जाइमेज का। नेक्स्ट है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। आगरा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B15 की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कब बनता है? दूध से दही बनने के दौरान बनता है। कौन बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। फिटकरी गंदले यानी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो उपचयन द्वारा करती है। किसके द्वारा? उपचयन द्वारा। यान 1 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV और CLI से प्रक्षेपित किया गया था। ये उस रॉकेट का नाम है। अभी तक हम लोग मिक्स प्रश्न पढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे भौतिक विज्ञान से प्रश्न पढ़ेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखिए प्रश्न पढ़ते हैं कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि मापते हैं। एम्पियर का या एम्पियर को नापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर से क्या मापते हैं? तो करंट यानी विद्युत मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसका होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1971 में। अगला प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। किसमें? कैलोरी में। और अगला प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। चलिए आगे चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस किस में मापा जाता है? लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। चलिए आगे चलते हैं। और
चलिए देखिए अगला, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और जूल जो होता है वो कार्य का भी मात्रक होता है। ऊर्जा के साथ साथ किसका मात्रक होता है? कार्य का भी मात्रक होता है। किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है या किसकी इकाई? तो दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य मापता है। चलिए आगे चलते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी क्या होगी? सुस्त होगी, यानी धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। सुस्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार अपरिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो आर्किमिडीज हैं। कौन है? आर्किमिडीज हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि द्रव में आंशिक रूप या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यानी द्रव जो, जैसे अगर एक बाल्टी में कोई प्लास्टिक की गेंद डुबोई जाती है तो गेंद जितनी बड़ी रहेगी उसका उछाल उतना अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण। तो क्या कारण है? कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए जो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? नहीं तैर पाते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।